जब तक कंप्लीट कर दिया था हमने एक पादप, कौन सा? पुष्पीय पादप का एक भाग, कौन सा? मूल। अब आज हम पढ़ेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा जी? आज हम बात करेंगे किसकी? तने की। ठीक है, और फिर उसके बाद आएंगे क्या? क्विज। चले स्टार्ट करें। आइए बात करते हैं किसकी? तने की। लेकिन उससे पहले ये तो पता होना चाहिए ना क्या क्या मिल रहा है, ये मैं बार बार लेकर आऊंगा ताकि याद रहे। ठीक है, तने की बात करने वाले हैं। तना किसका भाग है? प्ररोह तंत्र का भाग है, याद रखना। किसका बेटा? ये जो प्ररोह तंत्र होता है इसका भाग होता है कौन? तना। और नीचे मूल किसका भाग थी? मूल तंत्र का। ठीक है, सिंपल सा है, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की, जटिल करने की जरूरत नहीं है। तना कौन सा भाग होता है? जो जमीन के बाहर है, और जमीन के बाहर जो भाग होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? प्ररोह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें तना है, शाखा है, पत्तियां हैं, पुष्प है, फल हैं, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आते हैं? प्ररोह तंत्र के अंतर्गत। तो तना जो होता है वो एक प्ररोह तंत्र का भाग है। ठीक है, चले आइए बात करते हैं किसकी बेटा जी? इनकी, यानी तनों की। किसकी? स्टेम्स की, यानी तनों की। ठीक है, बिंदु दर बिंदु चीजें याद रखनी है, एक एक बिंदु को लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ ताकि चीजें याद रहें। ठीक है, आइए बेटा जी तने की बात कर रहे हैं। तना या स्टेम, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम, हिंदी में बोलते हैं तना। एक एक करके बिंदु हम पढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु, ध्यान से सुनना बेटा जी, कौन से तंत्र का भाग है? बताइए, सिंपल सी चीज। पहला बिंदु क्या है? कौन से तंत्र का भाग है? मूल तंत्र के प्ररोह तंत्र। आप सीधा बोलेंगे ये प्ररोह तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शूट सिस्टम का भाग है। जिनको अभी तक ये नहीं पता प्ररोह तंत्र का मतलब क्या होता है, तंत्र क्या होता है, जरा सोचिए। सिस्टम या तंत्र क्या होता है? जो कई चीजों से मिलकर बना होता है ना। अब जरा सोचिए, वर्ड आ रहा है प्ररोह तंत्र। प्ररोह का मतलब होता है जो बाहर निकलता है, किसी चीज से बाहर आ रहा है, जमीन से बाहर आता है। वो संरचनाएं क्या कहलाती हैं? प्ररोह कहलाती हैं। तो प्ररोह तंत्र का मतलब ऐसी संरचनाएं जो जमीन से बाहर बन रही हैं। अब जरा सोचिए, तना जो है वो जमीन से बाहर बनता है या नहीं बनता? आप बोलेंगे हाँ सर बनता है, लेकिन कुछ में तो अंदर भी होता है। देखिए वो एक अलग चीज है, वो अपवाद है। मुख्य रूप से तना कहाँ आता है? जमीन से बाहर आता है। पत्तियां कहाँ हैं? जमीन से बाहर है। फूल कहाँ है? जमीन से बाहर है। फल कहाँ है? जमीन से बाहर है। शाखाएं कहाँ है? जमीन से बाहर है। ये सारी चीजें मिलकर एक तंत्र बनाती हैं जिसे हम प्ररोह तंत्र बोलते हैं। तो जरा सोचिए, क्या तना प्ररोह तंत्र का भाग नहीं है? बिल्कुल है। यानी वो भाग जो शरीर के, वो भाग जो जमीन के बाहर मिलेंगे वो प्ररोह तंत्र बनाएंगे। किसमें? पादप में। तो सबसे पहला बिंदु प्ररोह तंत्र का भाग होता है। दूसरा बिंदु, ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताएं, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि बीज होता है, उस बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण होता है। याद है उस भ्रूण में मैंने आपको बताया था कुछ प्रांकुर, मूलांकुर, भूले तो नहीं है ना? मूलांकुर क्या बनाती थी? मूल। और प्रांकुर जो होता था, प्रांकुर, वो जब अंकुरित होता था तो क्या बनाता था? तना। तो आपसे कोई पूछे तना किससे उत्पन्न हुआ है, तो आप सीधा बोलेंगे ये बीज में उपस्थित, ध्यान से सुनना एक एक लाइन को, बीज में उपस्थित भ्रूण में पाया जाना, भ्रूण में पाए जाने वाले प्रांकुर से उत्पन्न होता है। क्या ये लाइन समझ में आई? सिंपल सा है, कंफ्यूजन तो नहीं है कि एक बीज है जिसके ये बीज के क्या है? चोल है। बताया था ना, बीज चोल यानी बीज का आवरण। जिसके अंदर कौन मिल रहा था बेटा जी? भ्रूण मिल रहा था। और मैंने आपको बताया था या तो भ्रूण द्विबीजपत्री हो सकता है, याद आ रहा है? 2 बीजपत्र होंगे या एक बीजपत्री होता है, लेकिन दोनों में ही प्रांकुर मिलता है और मूलांकुर मिलता है। प्रांकुर जो था, यही प्रांकुर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लूम्यूल, ये जब बीज अंकुरित होएगा या जब भ्रूण जब अंकुरित होता है तो प्रांकुर किसको पैदा करता है? तने को। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? कौन? ये यानी तना। ये बीज में उपस्थित, बीज में उपस्थित कौन? भ्रूण।
भ्रूण में पाए जाने वाले, किस में पाए जाने वाले, भ्रूण में पाए जाने वाले परांकुर से उत्पन्न होता है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सा था। कितने बिंदु हो गए, मात्र 2। ठीक है, चलें आगे। आइए तीसरा बिंदु पढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर मेरे साथ साथ बिंदु दर बिंदु चीजें लिखते जाइए, समझते जाइए, बस और कुछ भी नहीं करना। तीसरा बिंदु जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या तने पर क्या क्या मिलता है। सोचो एक तने पर क्या क्या मिलता है, सोचो एक तने पर क्या क्या, किसको संभाले रखता है तना। सोचिए एक तने पर शाखाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। आप बोलेंगे हाँ सर शाखाएं मिलती हैं। और जरा सोचिए पर्ण, जिसको हम लीफ भी बोलते हैं, इंग्लिश में लीफ बोलते हैं, पत्ती भी बोलते हैं। ठीक है, शाखाएं मिलती है, हाँ जी बिल्कुल मिलती है। किस पर, तने पर। पर्ण मिलती है, हाँ बिल्कुल पर्ण मिलती है, पत्तियां मिलती है। क्या पुष्प मिलता है, हाँ जी बिल्कुल मिलता है। पुष्प किस पर मिल रहा है, तने पर ही तो मिल रहा है। तने की शाखा, तने से शाखाएं निकल रही हैं। शाखाएं किसका भाग है, तने का ही तो भाग है। तो उन शाखाओं पर अगर पुष्प मिल रहे हैं, इट मींस मैं क्या बोलूंगा, पुष्प किस पर मिल रहे हैं, तने पर ही तो मिल रहे हैं। और पुष्प जो होते हैं वो आगे चलकर बदलते हैं किसमें, फल में। ठीक है, तो जरा सोचिए ये सारी संरचनाएं किस पर मिल रही हैं, किस पर, इस पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस पर पाई जाती है क्या, ये सारी संरचनाएं। मतलब आपको इतना सिंपल लगेगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। मतलब कुछ टॉपिक ऐसा कुछ टफ है ही नहीं। सिंपल सी चीजें सिंपल तरीके से याद रखनी है। जो टॉपिक टफ होएगा ना, मैं अपने आप बता दूंगा कि हाँ यहां पर ध्यान से सुनो। ये सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, चलें आगे। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। अब आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट जो चौथा बिंदु है उसको ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन वापस से ध्यान से सुनिएगा। ये मान लो बेटा एक तना है जिसमें नीचे मान लो मूल है, और इतना तो देखने से पता लग रहा होगा ये झगड़ा मूल है। कौन सी मूल है, ये झगड़ा। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई प्राथमिक द्वितीय तृतीय इस तरीके से शाखाएं नहीं निकल रही हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा इस तने को, देखिएगा क्या इस तने में याद आ रही है ऐसी कुछ संरचनाएं मैंने आपको बताई थी, याद आ रही है ये संरचनाएं। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, गन्ना याद कर लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, या बांस याद कर लीजिएगा, आराम से समझ में आएगा। एक बार देख लेते हैं यहां पर, अगर दिख रहा होगा। देखिए ये देखिए, देखिए देखिए दिख रहा है यहां पर, ये दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला, ये वाला भाग, ये वाला भाग। उसी तरीके सभी में दिख रहा होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये दिख रहा है ना ये वाले भाग। तो बेटा जी ये जो भाग जो होते हैं, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है, ध्यान से सुनना, दो नाम है हिंदी में, इंग्लिश में एक ही नाम है। हिंदी में बोला जाता है बेटा इनको गांठ। क्या बोलते हैं, गांठ, या इनको बोला जाता है पर्व संधि। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और इंग्लिश में इनको बोला जाता है, ध्यान से सुनना, इंग्लिश में इनको बोला जाता है नोड। ठीक है, अब जरा सोचिए ये भी क्या है, ये भी गांठ ही तो है। आप बोलेंगे हाँ सर ये भी गांठ है, ये गांठ, ये गांठ, ये गांठ, गांठ गांठ, बहुत सारी गांठें हैं यहां पर। ठीक है, अब इन गांठ या पर्व संधियों के बीच में ये जो खाली जगह है, ये क्या कहलाती है, तो ये भी मैंने आपको बताया था।
ये संरचना जो दो गांठ के बीच में मिल रही है, दो पर्व संधियों के बीच में मिल रही है, इसे बोला जाता है, याद रखना, क्या? पोरियां या पर्व। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनोड। बताएं क्या इतना सा बिंदु समझ में आया या नहीं आया? इतना सा बिंदु क्या कि जो तना जो होता है उसमें दो भाग मिलते हैं। क्या बोला हमने? तने में दो क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, कौन से दो क्षेत्र हैं मैंने आपको बता दिया भैया। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इनका कार्य क्या होता है, यही पूछेंगे ना सर इनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, इनका कार्य याद रखना, इनका कार्य होता है लंबाई बढ़ाना। अब जरा सोचिए, एक गन्ने में आप क्या खाते हो? मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या खाते हो? सोचो, एक गन्ने में आप पर्व खाते हो कि पर्व संधि खाते हो? जरा सोचिए, जब गन्ना छीलते हैं तो हम कौन सा भाग खाते हैं? ये वाला खाते हैं, यानी क्या खाते हैं? पर्व खाते हैं। और गन्ना जितना ज्यादा लंबा होएगा उसमें पर्व उतने ही क्या होंगे? लंबे होंगे। यानी पर्व का कार्य क्या हो गया? इनका कार्य क्या है? ये जो संरचना, इनका कार्य क्या है? लंबाई बढ़ाना। तो अब जरा सोचिए, जो बोने पौधे होते हैं, उन बोने पौधों में क्या छोटा होता होगा? उनके तने में पर्व क्या होता होगा? छोटा होता होगा, बिल्कुल छोटा होता होगा। इस वजह से तने की लंबाई कम हो जाती है। तो वो वृक्ष जो लंबे लंबे होते हैं, क्यों लंबे होते हैं? क्योंकि उनके पर्व जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। और बोने क्यों? क्योंकि उनके पर्व छोटे होते हैं। सिंपल सा। चलें आगे। ये तो कार्य समझ में आ गया कि साहब पोरियां जो हैं वो लंबाई बढ़ाती हैं, या पर्व जो है वो लंबाई बढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या कार्य करती है? ये जो गांठ है, या ये जो पर्व संधि है, या ये जो नोड है, इसका कार्य क्या है? ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से ध्यान से सुनना, इसका कार्य क्या है देखिएगा, ध्यान से सुनना। बेटा जी मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिएगा। आप सभी ने ये वर्ड सुना है, कली। उसको बोलते हैं बड। इंग्लिश में बोलते हैं बड और हिंदी में बोलते हैं कली। ठीक है, अब देखिएगा क्या बताने वाला हूं। देखिए, यहां से एक कली का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? कली का। सिंपल सा था, कंफ्यूजन तो नहीं है। इट मींस इतना समझ में आया आपको, क्या गांठ या पर्व संधियों पर किसका निर्माण होता है? कली का। अब ये कली, ध्यान से सुनना, अब ये कली इस तने में, ध्यान से सुनना, इस तने में इसके अक्षीय भाग पर भी मिल सकती है, या इसके ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ये कली जो होती है या तो इसके बिल्कुल टिप पर भी मिल सकती है, बिल्कुल टिप पर, टिप मतलब बिल्कुल लास्ट में भी मिल सकती है, या बीच में कहीं पर भी मिल सकती है। अगर लास्ट में मिलेगी तो इनको बोला जाता है अंतस्थ कली। ऐसी कली जो बिल्कुल अंत में मिल रही है, बिल्कुल लास्ट में मिलेगी, क्या कहलाएगी? अंतस्थ कली। और लास्ट में जो मिल रही है अंतस्थ कली के अलावा अगर यहां पर बीच में कहीं भी मिलेगी उसे हम बोलेंगे कक्षस्थ कली या कक्षीय कलिका। मान लो यहां पर मिल रही है कक्षीय कली। वापस से बोलूं, फिर से समझाऊं, फिर से सुनना, वापस से सुनना, देखिएगा देखिएगा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला बेटा जी, यहां पर ध्यान से सुनना, मैंने बोला तना, तने में कौन है? पर्व है और पर्व संधि है। ठीक है, पर्व संधि क्या है? गांठ है। पर्व जो है वो क्या कहलाती है? पोरिया कहलाती है। इनका कार्य होता है लंबाई बढ़ाना। जितनी ज्यादा ये लंबी होगी उतना तना क्या होगा? लंबा होगा। ठीक है, इनका कार्य क्या था? वो कार्य समझने से पहले मैंने आपको ये बताया कि ये जो गांठ या पर्व संधि है, इन पर निर्माण होता है किसका? कलियों का। किसका निर्माण हुआ बेटा? कली का। ठीक है, बड्स का निर्माण हुआ, कली का निर्माण हुआ। अब ये जो कली जो होती है ये दो प्रकार की होती है। अगर तने के बिल्कुल अंत में मिलेगी, बिल्कुल लास्ट में टिप पर मिलेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ कली।
और अगर यहां पर मिलेगी तो क्या बोला, अंतस्थ कली। इसके अलावा अगर कहीं पर बीच में कहीं भी मिलेगी तो क्या कहलाएगी, कक्षस्थ या कक्षीय कली। क्या ये दो प्रकार की कली समझ में आ गई? चलो जी, आप बोलेंगे ठीक है सर, ये समझ में आ गया, कली समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे ये कली करती क्या है? ये कली अंकुरित होती है, या अंकुरित ना बोलकर बोलूंगा निर्माण करती है, अंकुरित बोल देता हूं या निर्माण बोल देता हूं। किसी चीज का फॉर्मेशन करेंगी। अब किसका फॉर्मेशन करेंगी, किसका निर्माण करेंगी? देखिएगा बेटा जी, यहां पर मान लेते हैं इस कक्षीय कली की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लो यहां पर ये कक्षीय कली है, देखिएगा यहां पर ये कक्षीय कली, ध्यान से देखिएगा, ये कक्षीय कली जो थी, ये कौन थी? कक्षीय कली थी। टिप पर जो अंतस्थ, उसके अलावा जो जहां टिप के अलावा कहीं पर भी मिलेगी, चाहे बिल्कुल नीचे चाहे बीच में, क्या कहलाएगी? अक्षीय कली, ठीक है। अब मान लो ये अक्षीय कली थी, ठीक है। ये अक्षीय कली अंकुरित हो रही है या निर्माण कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है, देखिए किसका? किसका निर्माण कर दिया? पर्ण का। किसका निर्माण कर दिया? पर्ण का कर दिया। यानी ये अंकुरित होकर निर्माण करती है किसका? पर्ण का। क्या है ना, हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो एक एक चीज को ध्यान से सुनना। तना, तने पे निर्माण हुआ कली का, कली का निर्माण हुआ गांठ पे, ये कली आगे चलकर बदल रही है किसमें? पर्ण में। चलो जी ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब इधर देखिएगा, ये मान लो एक पर्ण है बेटा, इस पर्ण में ये देख रहे हो, ये जो बीच में ये जो संरचना, ये जो रेखा जो जा रही है, इसको बोला जाता है मध्य शिरा। क्या नाम दिया जाता है? मध्य शिरा, मिड रिब। अभी ये मत पूछना ये किससे बनी होती है, और अगर पूछना भी चाहते तो हल्का सा हिंट दे देता हूं। आपने संवहन ऊतक नाम सुना है? जाइलम फ्लोएम सुना है ना? तो बेटा जी ये जो मध्य शिरा होती है, ये बनी होती है किससे? संवहन ऊतक से। यानी इसके अंदर होंगे जाइलम और फ्लोएम। बस इतनी सी बात समझ में आ गई है, कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे। अब इधर देखना, ये कौन थी? पर्ण थी, ठीक है। चलें आगे। चल, अब ये पर्ण में ये कौन थी? आप बोलेंगे सर ये मध्य शिरा थी या नहीं थी? हाँ जी, मध्य शिरा थी, ठीक है। ये मध्य शिरा है और इससे और कई सारी शिराएं निकल रही हैं। मध्य शिरा से कई सारी क्या निकल रही हैं? शिराएं। ठीक है साहब, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होने वाला है। धीरे 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 ये दिख रही है, ये जो पत्ती, ये जो पर्ण, ये जो लीफ जो इस कली से निकली थी, इस पत्ती की ना बाकी सारी संरचनाएं धीरे धीरे हो जाएंगी खत्म। देखो देखो, धीरे धीरे क्या खत्म हो गई है, जरा सोच समझ कर मुझे बताएं। सब कुछ खत्म हो गया, यानी ये जो पर्ण जो थी, इसमें मध्य शिरा को छोड़कर बाकी सारी शिराएं, ये जो होता है, ठीक है, ये संरचना जो होती है, ये वाली पूरी की पूरी संरचना, ये सारी खत्म हो जाएगी, केवल ये मध्य शिरा रह गई। ठीक है, अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, केवल कौन रह गई? ये मध्य शिरा। अब ये मध्य शिरा जो थी, अब ये धीरे 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 वृद्धि करती जा रही है, और ये जब धीरे धीरे वृद्धि करती जाएगी तो निर्माण करेगी किसका? शाखा का। किसका निर्माण कर रही है बेटा जी? शाखाओं का। अब जरा सोचिए, शाखा का, ब्रांचेस का निर्माण कैसे हुआ। आई होप पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब ये जो शाखा है ना, ये जो शाखा, इस शाखा पर वापस से ध्यान से सुनना है, इस शाखा पर, अब ये जो शाखा है ना, ध्यान से सुनना है, ये जो शाखा है इसको देखिएगा वापस से, ये जो शाखा जो बनी थी, इधर देखिएगा, ये जो शाखा जो बनी है, इस शाखा पर वापस से होंगी क्या? पर्व और पर्व संधियां। वापस से ये जो शाखा जो थी ना, जो किससे निर्मित हुई थी? पर्ण की मध्य शिरा से। इस शाखा पर वापस से क्या मिल रही है? पर्व और पर्व संधियां। और यहां पर अब ये जो पर्व संधि हैं, इन पर वापस से फिर से कलिका का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कलिका का। वो कलिका फिर से किसका निर्माण कर देगी?
पर्ण का। होएगा कि नहीं होएगा? क्या मिल रही है? पर्ण मिल रही है ना। अब ये पर्ण वापस से हो सकता है शाखा बना दे, फिर उन शाखाओं पर क्या मिल जाए? पर्ण मिल जाए। तो इस तरीके से एक तने से किस तरीके से शाखाओं का और पर्णों का निर्माण होता है, आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब मेन जो चीज जो थी वो ये कि ये जो शाखाएं निकल रही हैं, ये जो पर्ण निकल रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये आई कहां से हैं? इस तने के गांठ या पर्व संधि भाग जो था, यही तो था जो आगे चलकर रूपांतरित हो रहा था, बदल रहा था। बताएं, कहानी पूरी की पूरी समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु था, चौथा, जो मैक्सिमम बच्चे जानते ही नहीं हैं। अब आप जान गए हैं तो कृपया करके भूलना मत इस चीज को, ठीक है? चलें आगे, ये याद रखना है। आइए बेटा, कितने बिंदु हो गए हमारे? 4। अब पढ़ते हैं यहां पर 5वां बिंदु। 5वां बिंदु, ध्यान से सुनिएगा। 5वां बिंदु क्या है? तना जो होता है प्रारंभ में, प्रारंभिक अवस्था बोल देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था का मतलब जब बीज अंकुरित होता है तो प्रांकुर से जब तना बनता है नया नया, ठीक है? जैसे हम बाल्यावस्था थे, बाल्यावस्था हमारी जब बचपन जो था वो हमारी प्रारंभिक अवस्था थी ना। जब बुढ़ापा आ जाएगा वो क्या प्रारंभिक अवस्था ही नहीं, प्रौढ़ अवस्था होती है ना। तो हमने क्या बोला? तना जो था प्रारंभिक अवस्था में, यानी अपने जीवन काल की स्टार्टिंग में कैसा होता है? पतला होता है और हरा होता है। याद रखना, कैसा होता है? पतला होता है और हरा होता है। क्यों हरा होता है? क्योंकि उस टाइम पर इतनी पर्ण नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? पर्ण नहीं मिलती। सुनना, आप प्रश्न पूछेंगे सर हरा क्यों होता है? चलो, पतला होता है, स्टार्टिंग में वृद्धि करने वाला होता है, धीरे धीरे वृद्धि होएगी, तो स्टार्टिंग में पतला है, चलो ये समझ। हरा क्यों होता है? क्यों जरूरत है हरे होने की? देख लीजिएगा, कभी भी कोई बीज अंकुरित होता है तो उसमें से जब पेड़ निकलता है स्टार्टिंग में, तो उसका तना कैसा होता है? हरा होता है। क्यों? किस लिए? जरा सोचिए, स्टार्टिंग में जो तना निकलेगा और जो बाहर आप पेड़ दिख रहे हैं उनके तने में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? प्रारंभिक अवस्था में कैसा होता है? पतला होता है और हरा होता है, और बाद में यानी वयस्क अवस्था में कैसा होता है? मोटा, काष्ठीय। काष्ठीय को मतलब होता है वुडी, यानी जिसमें लकड़ी होगी, लकड़ी भर जाती है, मोटा हो जाता है, काष्ठीय होता है और भूरा हो जाता है। ऐसा ही देखा है ना आपने? सोचिए, बाहर जो वृक्ष देख रहे हैं उनका तना आपको कैसा दिखाई देता है? मोटा, काष्ठीय और भूरा हो जाता है। लेकिन वही पेड़ जब प्रारंभिक अवस्था में थे तो उनका तना कैसा था? हरा था। अब आप पूछेंगे क्यों, किस लिए, है ना? अब थोड़ा सा इमेजिन करिए, सोचिए, ये एक तना बिल्कुल स्टार्टिंग में निकला था और ये एक तना है जो पूर्ण रूप से व्यस्क हो चुका है। थोड़ी सी मोटाई बढ़ा देता हूं। आप बोलेंगे सर इनकी मोटाई तो बराबर दिखा दी है। लो भैया, मोटाई थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, ठीक है? इस पर शाखाएं भी होंगी, उन शाखाओं पर पर्ण भी होंगी, ठीक है? यानी समझने वाला जो बिंदु जो था वो ये था कि स्टार्टिंग की अवस्था में, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ये जो तना जो होता है, क्या इसमें इतनी पर्ण होती है जितनी वयस्क अवस्था में मिलती है? नहीं, थोड़ी सी तो होती है। तो अब आप मुझे बताएं, वयस्क अवस्था में प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? पर्ण करती है, और यही पर्ण प्रकाश संश्लेषण करके, ध्यान से सुनना, प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाती है? भोजन बनाती है, ठीक है? और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कोई वर्णक चाहिए होता है जो हरे रंग का होता है, जिसकी वजह से पर्ण हरी दिखाई देती है, जिसका नाम आप जानते हैं क्लोरोफिल।
जिसे हम हरित पर्ण भी बोलते हैं। हरित पर्ण ना बोलकर पर्ण हरित बोल देता हूं, ज्यादा बेटर है। पर्ण हरित, या कई जगह लिखा होता है हरित पर्ण, चीज एक ही है, वर्णक है कौन? क्लोरोफिल। याद रखना, एक वर्णक होता है, वर्णक पिगमेंट जो कलर देता है, क्लोरोफिल, जिसकी आवश्यकता पड़ती है किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। अभी मत पूछना क्या आवश्यकता पड़ती है, काम क्या करता है, वो आएगा चैप्टर में तब हम बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, एक वर्णक होता है क्लोरोफिल पर्ण हरित, जिसका रंग होता है हरा, जिसकी जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में, एक ऐसी विधि जिसमें बनता है भोजन। ठीक है, अब जरा सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बेटा जी आप मुझे बताएं, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं चल रहा हूं, भाग रहा हूं, उठ रहा हूं, सो रहा हूं, कुछ भी कार्य कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या खर्च हो रही है? ऊर्जा हो रही। और ऊर्जा कैसे बनती है? भोजन जब हम खाते, बोलते ना खाना खा लो एनर्जी मिल जाएगी, भोजन खा लो ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये जो भोजन जो होता है, इस भोजन से ही तो क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब आप खुद सोचना, दिमाग लगाना, एक वयस्क पेड़ के अंदर प्रकाश संश्लेषण कौन कर रहा है? पर्ण कर रही है। भोजन कौन बना रहा है? पर्ण बना रही है। ऊर्जा उत्पन्न कौन करेगा? पर्ण उत्पन्न कर रही है, मेन मुख्य रूप से। ठीक है, अब खुद सोचिए, क्या इसको भोजन बनाने की जरूरत है? नहीं। लेकिन वही चीज अगर मैं छोटे से पेड़ की बात करूं, जो अभी अभी खिला है, अभी अभी बीज अंकुरित होकर पेड़ का निर्माण किया है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, किसका? पेड़ का। इसके अंदर तने पर इतनी पत्तियां नहीं हैं, इतनी पत्तियां नहीं हैं, या पत्तियां ना के बराबर हैं, तो जरा सोचिए, इस कंडीशन में इसको वृद्धि नहीं करनी है। वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा सोचिए, हम छोटे से बड़े हो रहे हैं क्या खाकर? खाना खाकर। खाना खाएंगे, ऊर्जा मिलेगी, हमारी कोशिकाएं बढ़ेंगी तो हमारी वृद्धि होगी। सोचिए, इस तने को भी तो वृद्धि करनी है, इस तने को भी तो व्यस्क होना है। अब पर्ण तो है नहीं या बहुत कम है, तो प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा भैया? इसलिए प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? ये तना करेगा, छोटा सा तना करेगा, जो स्टार्टिंग में कैसा होता है? हरा होता है। आई होप मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो याद रखना, प्रारंभिक अवस्था में तना जो होता है पतला होता है, हरा होता है, नया नया होता है। अब खुद सोचिए पतला क्यों होगा? सोचिए, एक बच्चा जब पैदा होता है दुबला पतला है, बाद में खाना खा के मोटा हो सकता है, या खाना नहीं खाए तो पतला रह सकता है। तो इसने अभी खाना बनाना है, खाना बनाएगा तो धीरे धीरे वृद्धि होएगी, तो तना मोटा होता जाएगा। तो स्टार्टिंग में पतला होएगा, हरा होएगा, फिर धीरे धीरे इसका कार्य, ये जो हरापन जो तने में मिल रहा था, वो कार्य धीरे धीरे कौन करने लग जाएंगी? पर्ण करने लग जाएंगी। समझ में आ गया? डनाडन डन, क्लियर है? कितने बिंदु हो गए बेटा जी? 5। आइए छठा बिंदु। अब आप मुझे बताएं, तने का कार्य क्या है? सोचिए, जैसे हमने मूल का कार्य पढ़ा था, आपसे कोई पूछे तने का कार्य क्या है, सोचिए क्या कार्य होता है तने का? मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं तने के। सोचो सोचो सोचो, तने का तने के कार्य क्या है? क्या कार्य कर रहा है तना? आप बोलेंगे सर प्रारंभिक अवस्था में प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, वो तो उसको करना पड़ रहा है। वैसे मेन कार्य क्या है तने का? शाखाओं को फैलाना। तो याद रखना, क्या? जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, उन शाखाओं को फैलाना। जितनी ज्यादा शाखाएं फैलेंगी उतनी ज्यादा उन पर पर्ण लगेंगी, उतनी पर्ण लगेंगी उतना ही प्रकाश संश्लेषण होएगा, उतना ही ज्यादा भोजन बनेगा, उतनी ज्यादा ऊर्जा बनेगी। तो यही तो कार्य है, फैल जाओ। क्या तना क्या कह रहा है? अपनी शाखाओं से फैलो, जितना फैल सकते हो फैलो, है ना? लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही तो फैलेंगे ना, है ना? क्योंकि वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होती है। अब जरा सोचिए, मैं और लंबा हो पाऊंगा? नहीं, वृद्धि रुक गई है, एक निश्चित सीमा तक ही होती है। चलिए, और क्या कार्य होता है? क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि पर्ण यानी पत्ती को, पुष्प को और फलों को संभाले रखना? किसको बेटा? पर्ण को, पर्ण यानी पत्ती, पुष्प को और उस पुष्प से उत्पन्न फलों को संभाले रखना। ये
किसका कार्य है? जरा सोचिए, ये किसका कार्य है? क्या एक तना चाहेगा कि उसके फल गिर जाएं? नहीं। एक तना चाहेगा कि उसके पुष्प गिर जाएं? एक तना चाहेगा कि उसकी पर्ण गिर जाए? नहीं। उनको पकड़े रखेगा, उनको जकड़े रखेगा ताकि वो गिरे ना, यानी उनको संभाले रखने का कार्य कौन कर रहा है? सोचिए, पुष्प किस पर मिल रहे हैं, फल किस पर मिल रहे हैं, पर्ण किस पर मिल रहे हैं? तने पर मिल रहे हैं। और अगर तने पर मिल रहे हैं तो तने का कार्य क्या हुआ? उनको संभाले रखना, है ना? तो ये दो मेन कार्य हैं किसका बेटा जी? आपने याद रखना है किसका? तने का। अब आप बोलेंगे क्या इसके अलावा भी कोई कार्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। और क्या कार्य हो सकता है? जरा सोच समझकर मुझे बताएं। आपने आलू नाम सुना? आलू, आप बोलेंगे हाँ सर सुना है। आपने हल्दी नाम सुना है? आपने अदरक नाम सुना है? आपने अरबी नाम सुना है कि नहीं सुना? क्या क्या बोला मैंने? आलू, अदरक, अरबी, हल्दी, सुना है कि नहीं सुना? आप बोलेंगे हाँ सर सुना है। ये क्या है? सोचो, जो आप आलू खाते हो, सोचो जो आप अदरक खाते हो, सोचो जो आप हल्दी पिसी हुई जो होती है, देखिए कभी हल्दी देखिए, पीली होती है, बिल्कुल अदरक जैसी होती है, बिल्कुल अदरक जैसी। वो हल्दी, वो अदरक, वो आलू, है ना, वो आपकी अरबी सब्जी बनती है, ये सारे क्या है? ये तने हैं। लेकिन क्या ये तने जमीन के बाहर होते? नहीं, ये भूमिगत होते, जमीन के अंदर होते हैं। जरा सोचिए, इनका कार्य क्या था? आप इनको खा रहे हो, इट मीन्स ये किसको स्टोर कर रहे हैं? भोजन को। तो आपने याद रखना है कि कुछ पादप जैसे आलू, है ना, आपका अदरक, ठीक है, आदि लिख देता हूं क्योंकि अभी ये बिंदु वापस से रिपीट करूंगा, है ना। कुछ पादप जैसे आलू है, अदरक है, इनके तने भोजन को संचित करते हैं। किसको संचित कर रहे हैं बेटा जी? भोजन को संचित कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये भी तो एक कार्य है या नहीं है? तो तना, क्या सभी तनों का, सभी मैक्सिमम तनों का ये कार्य है क्या? नहीं, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कुछ पादप, सभी पादप नहीं, कुछ पादप। जैसे दो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सा? एक तो आलू बताया है, याद रखना बेटा जी, भूलना नहीं। कौन? आलू यानी पोटैटो और अदरक। और भी होते हैं, कई सारे होते हैं, जमीकंद होता है, अरबी होती है, आपकी हल्दी होती है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना सा, ये हमारा छठा बिंदु था, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। भूलेंगे तो नहीं, पक्का। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब आगे चलते, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये हमारा छठा बिंदु था। यहां तक हमने सामान्य लक्षण देखे थे, ठीक है। अच्छा, एक कार्य और भी है, मेरे को याद आया, क्लिक किया, एक और कार्य भी है, एक और कार्य भी बताता हूं मैं, डी, अगले उस पर बताता हूं, स्लाइड पर, डी, ठीक है, याद रखना, अगली स्लाइड पर बता रहा हूं, ठीक है। आप मुझे बताएं, सोच समझकर मुझे बताएं, जैसे आपने देखा होगा गुलाब जो होता है ना, गुलाब, उसकी टहनी यानी उसका जो तना जो होता है, उसको अगर आप काट दो और काट कर जमीन में वापस से लगा दो, तो वो जो गुलाब का पेड़ है वापस से वृद्धि करता है या नहीं करता? आप बोलेंगे हाँ सर करता है। करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है। जरा सोच समझकर मुझे बताना, आपने शब्द सभी ने सुना हुआ है जनन, सुना है कि नहीं सुना? आप बोलेंगे बिल्कुल सुना है सर। जनन दो प्रकार का होता है बालक, कौन कौन सा? लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जहां पर एक नर युग्मक बनाता है, मादा युग्मक बनाती है, दोनों युग्मक जुड़ते हैं, युग्मनज बनता है, युग्मनज आगे जाकर एक नए बच्चे का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? जरा सोचिए, अलैंगिक जनन क्या होगा? जिसमें दो जनक की आवश्यकता नहीं है, एक मम्मी और एक पापा की आवश्यकता नहीं है, एक ही जनक से, एक ही पेरेंट से क्या हो जाएगा? एक नया जीव तैयार हो जाएगा। अब जरा सोचिए, मैं मान लो गुलाब का पेड़ हूं, मैं कौन हूं? गुलाब का पेड़ हूं, मेरे को काटा, इमेजिन करना, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं एक गुलाब का पेड़ हूं, मेरे को काटा, मेरे तने जो तना है उसको काटा और काट कर एक नई जगह पर रख दिया, फिर से वृद्धि हो गई, एक नया पेड़ बन गया है उससे। जरा सोचिए, क्या यहां पर युग्मक की जरूरत थी? नहीं थी। और ये उदाहरण मैं आपको कई बार दिखा भी चुका हूं और बता भी चुका हूं। जरा देखिए, ये आपको मेरी अंगूठा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। अब जरा इमेजिन करें, अगर ये अंगूठा टूट जाए, क्या हुआ? अंगूठा टूट गया।
और टूटे हुए अंगूठे से मैं बन गया, टूटे हुए अंगूठे से मैं बन गया, जो मैंने आपको कई बार दिखाया भी है ना। जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या यहां पर युग्मक की जरूरत है? नहीं। तो ऐसा जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। भूल मत जाना, ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। और बेटा जी, पादपों में जो अलैंगिक जनन होता है उसे बोला जाता है कायिक प्रवर्धन। भूल मत जाना। वैसे तो 12वीं कक्षा में जब आपका पहला अध्याय होगा जीवों में जनन, वहां पर पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, कायिक प्रवर्धन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। एक प्रकार का क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। अब आप बोलेंगे क्या है? फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, जिनको समझ में नहीं आया। देखिए, पहले तो इस वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी संरचना को बड़ा हो जाना। ये छोटी सी संरचना का बड़ा हो जाना, क्या बोला हमने? एक छोटी संरचना का बड़ा हो जाना। एक छोटी संरचना का बड़ा हो जाना क्या कहलाता है? प्रवर्धन। अब आप पूछेंगे सर कायिक क्या होता है? देखिए, कायिक वर्ड को समझने के लिए मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक लड़का हूं, मैंने कैसे डिसाइड किया मैं एक लड़का हूं? नर हूं, कैसे डिसाइड किया? हमने कैसे डिसाइड किया? हमने बोला हमारे शरीर में 2 तरीके के भाग होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होते हैं, ध्यान से सुनना, एक होते हैं कायिक भाग और एक होता है लैंगिक भाग। एक वो भाग जो लैंगिक जनन से संबंधित है और एक वो भाग जो हमारी वृद्धि से संबंधित है। अब जरा सोचिए, त्वचा जनन से संबंधित है? नहीं। आंख जनन से संबंधित है? नहीं। बाल जनन से संबंधित है? नहीं। हाथ पैर जनन से संबंधित है? नहीं। लेकिन एक नर में वृषण, क्या बोला? एक नर में वृषण टेस्टिस, और एक मादा में अंडाशय यानी ओवरी, किससे संबंधित है? जनन से। तो वो भाग क्या कहलाएंगे? लैंगिक अंग कहलाएंगे ना कहलाएंगे? आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या कहलाएंगे? लैंगिक अंग। अब जरा सोचिए, एक पेड़ में हम यहाँ पर कौन से पेड़ों की बात कर रहे हैं? पुष्पीय पादपों की बात कर रहे हैं। एक पुष्पीय पादप में लैंगिक अंग कौन सा होता है और कायिक भाग कौन सा होता है? सोचिए, लैंगिक अंग वो होते हैं जो लैंगिक जनन से संबंधित होंगे, कायिक भाग वो होते हैं जो वृद्धि से संबंधित होंगे। जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या पत्ती, पर्ण, क्या पत्ती, क्या शाखा, क्या तना, क्या मूल, क्या क्या बोला मैंने? जड़ें यानी मूल, तना यानी स्टेम, पत्ती यानी लीफ, शाखा यानी ब्रांच, क्या ये लैंगिक जनन से संबंधित है कि वृद्धि से संबंधित है? आप बोलेंगे सर ये तो वृद्धि से संबंधित है। कौन कौन बेटा जी? आपकी मूल, तना, शाखा, पर्ण, ये किससे संबंधित है? आप बोलेंगे सर वृद्धि से संबंधित है। लैंगिक अंग कौन सा होता है? जरा सोचिए, पुष्प होता है। पुष्प क्या है? लैंगिक भाग है किसका? पादपों का, पुष्पीय पादपों का, है ना। अब जरा सोचिए, तो ये वाले भाग क्या कहलाएंगे? बस इतनी सी बात सोचो, ये वाले भाग कहलाते हैं कायिक भाग। अब जरा इमेजिन करो, मैंने एक गुलाब का तना इतना सा काट लिया, एक टहनी इतनी सी काट ली, एक शाखा इतनी सी काट ली है। क्या बोला मैंने? एक गुलाब का या तो तना काट लिया थोड़ा सा, या उसकी थोड़ी सी शाखा काट ली, इतनी सी काट ली। कौन सा भाग काटा? मैंने कायिक भाग काट लिया। क्या? एक छोटा सा भाग काट लिया और जमीन में डाल दिया। अब वो जो छोटा सा भाग है वो बड़ा हो गया और पूरा पुष्प बना दिया। क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन कहलाएगा, यानी कहलाएगा क्या? एक पेड़ का कायिक भाग लो छोटा सा, और वो छोटा सा भाग नया पेड़ बना दे। क्या है ये? जनन है या नहीं है? कैसा? अलैंगिक जनन है। कौन सा? कायिक प्रवर्धन। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या सभी पेड़ों में ये मिलता है? नहीं, कुछ पादपों में, कुछ पादपों में मिलता है क्या? कायिक प्रवर्धन। जैसे गुलाब है, जैसे आलू है। अब एक काम करना आप कर भी सकते हैं। देखिए, आलू आप सभी के घर में है, उन आलूओं के ऊपर देखना इतनी छोटी छोटी ना कुछ कलिकाएं होती हैं। देखिएगा, घर पर आलू है ना, उस आलू को देखिएगा, उस पर छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं।
इनको आंख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आंख बोला जाता है। ठीक है, इन कली को निकालो, जमीन में डालो, पानी दो, देखो आलू बन जाएगा। हाँ, अब जरा सोचिए, क्या यहाँ पर परागकण की जरूरत है? नहीं। परागण की जरूरत है? नहीं। क्या यहाँ पर लैंगिक जनन होगा? नर युग्मक मादा युग्मक की जरूरत है? नहीं। क्या है? अलैंगिक जनन है। शरीर का एक भाग था जिसने वृद्धि कर दी, खत्म, खल्लास। तो कुछ ही पादपों में मिलता है क्या? कायिक प्रवर्धन। ये थे बेटा जी सिंपल से बिंदु जो मैंने आपको समझाए हैं। बताएं, क्या यहां तक की बात आपको सारी समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं था? ये सिंपल से 6 बिंदु आपने याद रखने, किसके बारे में? तने के बारे में। अब इस तने में आखिरी टॉपिक रह गया। देखिए, ये तो हमने तने के सामान्य लक्षण देखे हैं। क्या देखे? सामान्य लक्षण। अब एक आखिरी टॉपिक रह गया है बिंदु के हिसाब से। अगर देखिए कितने बिंदु हो गए थे? 6। 7वां बिंदु जो है वो है हमारे, 7वां बिंदु ना बोलकर मैं बोलूंगा हेडिंग, बोलूंगा हेडिंग। कुछ इस तरीके से मैं बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहां पर देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं ए तने के सामान्य लक्षण। ये हमने क्या पढ़े हैं बेटा जी? तने के सामान्य लक्षण, जिसमें हमने कितने बिंदु पढ़े हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद 5वां, उसके बाद 6ठा। वो 3 प्रकार का हम देखते हैं। सबसे पहला भूमिगत तना, ऐसे तने जो भूमि के अंदर होते हैं। अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। अब देखिए, आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि वायवीय तने जो आप बाहर देख रहे हैं, जो बाहर हवा में सीधे के सीधे हैं, खड़े हैं, वो क्या है? हमारे वायवीय तने हैं। ठीक है, लेकिन कुछ तने इतने वीक होते हैं, है ना? वीक का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, तो जमीन पर रेंगते हैं। उनको हम बोलते हैं अर्धवायवीय तना, जो भूमि पर रेंग भी रहे हैं और हवा के संपर्क में भी है। अंदर नहीं है, भूमि के संपर्क में है और हवा के भी संपर्क में है, ऊपर वायु में। ठीक है, ऐसे इस तरीके से जमीन के ऊपर रेंग रहे हैं। ये वाले सीधे खड़े हैं, ये वाले इस तरीके से रेंग रहे हैं। ठीक है, और ये वाले कौन से होते हैं? जब जमीन के नीचे होते हैं। तो ऐसे याद रखो, ये वायवीय, ये अर्धवायवीय और ये भूमिगत। ठीक है, तो 3 प्रकार के हमारे तने होते हैं। अब ये जो 3 प्रकार के तने हैं, इनमें कुछ विशेष संरचनाएं बनती है, जिनके आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे, ध्यान से सुनना, वायवीय तने जो आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, इन वायवीय तनों पर कुछ संरचनाएं बनती है जिनको हम बोलते हैं प्रतान। क्या नाम देते हैं? प्रतान, यानी टेंड्रिल। ठीक है, आप सभी ने, ध्यान से सुनना, आप सभी ने सुना होगा शूल। जानते हैं शूल का मतलब क्या होता है? कांटे होता है, इंग्लिश में बोलते हैं थॉर्न। ठीक है, अब ये वर्ड जो है तीसरा, ये शायद नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्णाभ स्तंभ, जिसे हम फाइलोक्लेड बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फाइलोक्लेड। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं पर्णाभ स्तंभ। तो ये 3 प्रकार के मॉडिफिकेशन हुए हैं, किसमें? उस तने में जो बाहर है, जमीन के बाहर है। जो बाहर आपको तने दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं? वायवीय। अब उन वायवीय तनों में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ रूपांतरण हुआ, और उन रूपांतरित संरचनाओं को हमने ये नाम दिया। अब आप बोलेंगे ये क्या क्या है? एक एक करके पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ये सारी पढ़ेंगे अब, ये तीनों। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धवायवीय तने की। किसकी? अर्धवायवीय तने। अर्धवायवीय तने जो जमीन के ऊपर रेंग रहे हैं।
ठीक है, अब ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या बोला मैंने? ये जो अर्धवायवीय तने होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा जी? ऊपरी भूस्तारी, नाम ध्यान से सुनना, क्या नाम है बेटा जी? ऊपरी भूस्तारी, जिसको हम रनर बोलते हैं। ऊपरी भूस्तारी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रनर। ठीक है, अभी बताऊंगा ये सारे, अभी सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो अर्धवायवीय तना कौन सा? जो जमीन के ऊपर रेंग रहा है। अब इसके भी 4 प्रकार है। मैंने बोला सबसे पहला ऊपरी भूस्तारी, जिसको हमने क्या बोला है? रनर। दूसरा है भूस्तारी, क्या नाम है? भूस्तारी। और तीसरा है भूस्तारिका, तीसरा है भूस्तारिका। और चौथा है अंत्य भूस्तारी। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के। तीसरा है भूस्तारिका, तीसरा है भूस्तारिका और चौथा है अंत्य भूस्तारी। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं बेटा जी? आपके अर्धवायवीय तने होते हैं, जिसमें से पहला जो है उसको इंग्लिश में मैंने वर्ड बताया क्या? रनर। दूसरा जो है भूस्तारी, इसको बोला जाता है स्टोलोन, स्टोलोन। तीसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑफसेट, क्या बोलते हैं? ऑफसेट। और आखिरी जो होता है इसको हम बोलते हैं सकर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं क्या? अर्धवायवीय तने। 3 प्रकार की मिल रही थी वायवीय तनों की रूपांतरण। मीनिंग समझना, वायवीय तने जो जमीन के, ये जमीन है, इस जमीन के बाहर है। अब इन वायवीय तनों में 3 प्रकार की संरचनाएं मिल रही हैं, या ये जो वायवीय तने हैं ये मॉडिफाइड हो गए हैं 3 प्रकार की संरचनाओं में। ये क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे। अर्धवायवीय तने जो जमीन के ऊपर रेंग रहे थे साहब, ये 4 प्रकार के होते हैं। ऊपरी भूस्तारी रनर, भूस्तारी स्टोलोन, भूस्तारी का ऑफसेट और अंत्य भूस्तारी सकर। ठीक है, क्या होता है ये देखिए, ये सारी चीजें भी पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आखिरी कौन? भूमिगत तना। अब ये जो भूमिगत तना है इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, भूमिगत तना। भूमिगत तना जो होता है बेटा जी, ये भी 4 प्रकार का होता है। क्या? ये 4 प्रकार का है। भूमिगत तना जो है, ये भूमिगत तना मतलब जो जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे की तरफ है। ठीक है, और ये 4 प्रकार से मिलता है। कौन? भूमिगत तना। कौन कौन सा? ध्यान से सुनना। सबसे पहला प्रकंद, जिससे बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम। कंद, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबर। शलकंद, शलकंद याद रखना, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी? भूलना मत। क्या? ट्यूबर इसको बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं बल्ब। और आखिरी होता है घनकंद। आखिरी होता है घनकंद, जिसको हम बोलते हैं कॉर्म। ठीक है, तो 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं? भूमिगत तने। 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं? भूमिगत तने। 4 ही प्रकार के अर्धवायवीय तने। 3 प्रकार के आपके वायवीय तने के रूपांतरण हैं। यानी ये जो 4 हैं ये रूपांतरित हैं। कौन? अर्धवायवीय तने। ये जो 4 जो हैं ये रूपांतरित हैं, मॉडिफाइड हैं। कौन से? भूमिगत तने। ये जो 3 जो है ये मॉडिफाइड हैं। कौन?
वायवीय तने। अब एक एक करके हम यहां पर सारे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? भूमिगत तनों की। भूमिगत तने यानी मीनिंग तो समझ में आ गया, जो जमीन के नीचे। अब आपका प्रश्न होएगा क्यों, पूछेंगे ना कि सर जमीन के नीचे क्यों चले गए? अब जरा सोच समझकर मुझे एक आंसर दीजिएगा। एक पेड़ है, मान लेते हैं एक पेड़ है जो वायवीय था। कहां पर था? बाहर था, ठीक है। अब जरा सोचिए, बाहर की वातावरणीय परिस्थितियां, बाहर की, जमीन के बाहर की वातावरणीय परिस्थितियां अगर अनुकूलित नहीं हुई तो इसको अपने आप को बचाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुरक्षित करने के लिए जमीन के नीचे आ जाएगा। मान लो ये एक पेड़ है, इसको बाहर बहुत गर्मी मिल रही है, बाहर बहुत ठंड मिल रही है, ठीक है। लगातार ये जो पेड़ जो है, इसको बाहर क्या मिल रही है? गर्मी मिल रही है या ठंड मिल रही है। अब जब विकास होएगा, इवोल्यूशन होएगा, तो धीरे 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 क्या होएगा? ये जमीन के नीचे फूड को, भोजन को स्टोर करने लग जाएगा। क्या बोला मैंने? मीनिंग समझ में आया? क्या बोला कि अगर कोई तना जिसको जमीन के बाहर अनुकूलित वातावरणीय परिस्थितियां नहीं मिलती है ना, जैसे ठंड बहुत ज्यादा मिल जाती है, वायु बहुत तेज चलती रहती है, एक जगह है, मान लेते हैं कोई जगह जहां पर वायु बहुत तेज चल रही है, ठंड बहुत ज्यादा है या गर्मी बहुत ज्यादा है, तो धीरे 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 साल दर साल यानी बहुत सालों तक अगर ऐसी परिस्थितियां मिलती रही किसी पेड़ को, तो कहीं ना कहीं उसमें विकास होएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? कैसे करेगा? वो जमीन के नीचे आ जाएगा और भोजन को स्टोर करने लग जाएगा। तो हम जो भूमिगत तने देखने वाले हैं, जो 4 प्रकार के, उनका मुख्य कार्य क्या है बेटा जी? जमीन के नीचे आ जाएंगे और फूड को स्टोर कर लेंगे। सबसे पहला, देखिए मैंने 4 प्रकार के बताया ना, सबसे पहला जो है उसका नाम है प्रकंद। और बेटा जी इससे प्रश्न पूछा जाता है, प्रकंद से 2015-2017 नीट में प्रश्न पूछा गया है। नीट 2015, नीट 2017 में प्रश्न पूछा गया है क्या? प्रकंद का उदाहरण, ठीक है। अब देखिए उदाहरण देखने से पहले मैं आपको दिखा दूं, चलो दिखाई देता हूं। प्रकंद मुख्य कार्य क्या है इनका? भोजन। बेटा अभी जितने भी मैंने आपको भूमिगत तने बताए हैं ना, प्रकंद, कंद, शलकंद, घनकंद, इनका मुख्य कार्य क्या है? भोजन को स्टोर करना, ठीक है। प्रकंद के उदाहरण आपने नहीं भूलने हैं। ये कौन है बेटा? ये आप बोलेंगे सर ये हम खाते हैं, चाय में भी डालते हैं, सब्जी में भी डालते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उदाहरण याद रखने हैं। पहला अदरक, ठीक है, दूसरा हल्दी। 2 उदाहरण आपने कभी नहीं भूलने हैं, जिंजर और टर्मरिक। टर्मरिक और जिंजर यानी हल्दी और अदरक। हल्दी कैसी होती है? ऐसी होती है बिल्कुल, बस अंदर से पीली होती है, दिखने में बाहर से बिल्कुल किसके जैसी होती है? अदरक के जैसी होती है, थोड़ा सा पीलापन होता है किसमें? हल्दी में। याद रखना है आपने, हल्दी और अदरक क्या है ये जो आप खा रहे हो? ये बेटा जी तने हैं, भूलना मत। लेकिन कैसे? जमीन के नीचे मिलने वाले भूमिगत तने, तो भूल मत जाना, हल्दी और अदरक तना है। कैसा है? भूमिगत है। क्या कार्य कर रहा है? भोजन को स्टोर कर रहा है। खत्म, बस। नाम जरूर याद रखना, प्रकंद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम। याद रख लेना, जरूर बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण दूसरा प्रकार कौन सा? कंद। अब कंद क्या होते हैं? ध्यान से सुनना। कंद भी प्रकंद के ही जैसे होते हैं, बस फर्क इतना सा होता है कि प्रकंद जो थी ना, उनकी शाखाएं निकल रही थी। देखिए ये देखिए, ये शाखित हो रहा है, तना बहुत ज्यादा शाखित हो रहा है, शाखाएं निकल रही है। लेकिन कंद जो होते हैं ना, वो शाखित नहीं होते, पूरी एक ही तना होता है जो फूल जाता है, एक ही तना जो फूल जाता है। अब जरा देखिए क्या है ये? आलू है। कौन है ये? आलू। यानी उदाहरण यहां का सिर्फ एक आलू, पोटैटो,
एक उदाहरण याद रखो, याद रखना, आलू क्या है? एक तना है। कैसा तना है? क्या कहलाता है? कंद कहलाता है, ट्यूबर कहलाता है। और प्रकंद, प्रकंद और कंद में क्या फर्क था कि प्रकंद में जो तना था उसकी शाखाएं निकल रही है, देख रहे हैं आप। लेकिन क्या यहां पर आपको शाखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, नहीं दिखती है। ठीक है, तो याद रखना बेटा जी, कंद और प्रकंद में अंतर। समानता क्या थी? दोनों ही फूड स्टोर कर रहे थे, भोजन को संचित कर रहे थे। अंतर मैंने आपको बता दिया, वहां शाखित हो रहे हैं, यहाँ शाखाएं नहीं निकल रही, पूरा एक ही तना जो पूरा का पूरा फूल गया है, भोजन को संग्रहित कर लिया है। सिंपल, चलें आगे, सिंपल सा है, साथ साथ लिखते जाइए बस, और तो क्या करना है। तीसरा बेटा जी शलकंद। ठीक है, अब शलकंद वर्ड क्यों पड़ा? देखो जरा सोचो, आपने ऐसी कोई चीज खाई है, ऐसी कोई चीज जो नीचे से जाकर फूल गई हो, इसे शल्क बना लिया इस तरीके से, देखा है कभी? अरे देखा है, रोज खाते भी हैं। देखो जरा क्या दिख रहा है आपको? प्याज, और क्या दिख रहा है? लहसुन। याद रखना कौन कौन? एक तो प्याज और लहसुन। ओनियन, अनियन बोल देते हैं इसको कई, और लहसुन, गार्लिक। ठीक है, ये दो उदाहरण नहीं भूलने हैं आपने, ओनियन और गार्लिक, यानी प्याज और लहसुन। कई जगह इसको लहसन भी बोल देते हैं ना, लहसन, है ना। तो कुल मिलाकर प्याज और लहसुन कैसी संरचना है जरा सोचिए। इसी तरीके से लास्ट का आखिरी भाग इनके तने का, ध्यान से सुनना, ये मान लो तना है और ये तने का नीचे जाकर आखिरी भाग जो है वो फूल गया। अब जरा सोचिए, एक तना नीचे की ओर वृद्धि कर रहा है और बिल्कुल टिप पे जाकर, बिल्कुल सिरे पर जाकर वो फूल गया, तो ऐसा तना क्या कहलाएगा? आपका शलकंद कहलाएगा। जरा सोचिए, क्या कंद में तने का आखिरी सिरा फूल रहा था? क्या नहीं, पूरा का पूरा फूल रहा था। और प्रकंद में क्या आखिरी सिरा फूल रहा था? नहीं, पूरा का पूरा फूल रहा था, सारे फूड को स्टोर कर रहे थे, भोजन को, लेकिन प्रकंद शाखित था, कंद शाखित नहीं था। इनका आखिरी सिरा फूल गया है, भोजन को संग्रहित कर रहा है। बताएं, सिंपल सा था। चलें आगे, ये तीन हो गए हमारे भूमिगत तने। उदाहरण नहीं भूलना। प्रकंद का क्या था? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो जल्दी सोचो। प्रकंद का क्या था? हल्दी, अदरक। कंद का आलू, शलकंद का प्याज और लहसुन। ठीक है, आखिरी बेटा जी आपका घनकंद। ठीक है, घनकंद। अब घनकंद जो होते हैं वो घन आकृति के होते हैं, इसलिए क्या बोला? घनकंद। ठीक है, अब घन आकृति, आप बोलेंगे घन आकृति मतलब, देखो जरा ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है, ये आकृति जो होती है इस तरीके से, कौन सी होती है? घन आकृति होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? घनकंद। अब आप बोलेंगे सर ये कौन है? सर ये कौन है? ये भी आप खाते हो, ये भी आप खाते हो। जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, क्या आप ये खाते हो? सोचो ये क्या है, दिमाग लगाओ। ये है बेटा जी अरबी। क्या है ये? अरबी, जिसको हम कोलोकेसिया बोलते हैं। क्या है बच्चों? ये अरबी है, जिसको हम इंग्लिश में कोलोकेसिया बोलते हैं। और आप बोलेंगे सर ये तो दूसरा लिखा है आपने, पहला उदाहरण नहीं लिखा। पहला जानबूझ कर नहीं लिखा, पहले मैं आपको अरबी दिखाने वाला था। ये अरबी है, इसकी भी सब्जी बनती है, घन आकृति में होती है, घन आकृति में होती है। ठीक है, हाँ जी, चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब जो मेन उदाहरण है ना वो है, ध्यान से सुनना, जमीकंद। जमीकंद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमोर्फोफेलस। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने पुष्प नाम तो सभी ने सुना है। आप जानते हैं सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है और सबसे लंबा पुष्प कौन सा है? जानते हैं? अगर नहीं जानते तो याद रख लेना, इस पादप के पुष्प सबसे लंबे होते। किसके? जमीकंद के। पुष्प, पुष्प की बात कर रहा हूं, तने की बात नहीं कर रहा। ये तो समझ में आ गया कि ये जो जमीकंद, जो एमोर्फोफेलस जो होता है,
इसका तना जो है वो जमीन के नीचे है और भोजन को स्टोर करता है। लेकिन जमीन के बाहर पुष्प होता है इसका, और जानते हैं कितना लंबा? मेड़ से भी लंबा पुष्प होता है, 6 फीट लंबा पुष्प होता है इसका। किसका? एमोर्फोफेलस का। तो याद रखना, सबसे लंबा पुष्प, भूलना नहीं है आपने, सबसे लंबा पुष्प। भूलना मत, किसका होता है? एमोर्फोफेलस का होता है। ठीक है, अब लगे हाथ में आपको एक और चीज बता देता हूं। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? देखो, एक है बड़ा, आकार में बड़ा, और एक है लंबा। लंबा मैंने आपको बता दिया जमीकंद का होता है, लंबा होता है, 6 फीट लंबा होता है। बड़ा कौन सा होता है? पुष्प की बात कर रहा हूं बेटा अभी मैं यहां पर, है ना। पढ़ हम रहे हैं वैसे तना, लेकिन यहीं पर मेरे को याद आया, बता देता हूं। क्या? रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया पादप जो होता है उसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। अब आप बोलेंगे सर कितना बड़ा? इतना बड़ा, इतना, यहां से लेकर इतना बड़ा पुष्प होता है। किसका? रेफ्लेशिया का। और बहुत गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है उसमें से। ठीक है, तो याद रखना बेटा, रेफ्लेशिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है, जमीकंद का पुष्प सबसे लंबा होता है, जमीकंद का तना जो होता है भूमिगत होता है और भोजन को स्टोर करता है, और उसी के साथ साथ अरबी जो होती है उसका तना भी भूमिगत होता है, भोजन को स्टोर करता है, और ये घन आकृति में मिलते हैं, इसीलिए इनको बोला गया है घन कंद। तो ये थे टोटल बेटा जी हमारे 4 प्रकार के कौन से तने? भूमिगत तने। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं अर्धवायवीय तने की। अब अर्धवायवीय तने का मतलब जो जमीन पर रेंगेंगे। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला जो आ रहा है वो आ रहा है ऊपरी भूस्तारी, जिसको हमने बोला था रनर। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये क्या है? याद रखना है आपने उदाहरण, आपके घर में घास है, घास है, घास जिसको हम डूब घास बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? डूब घास। इसका वैज्ञानिक नेम होता है साइनोडोन डेक्टिलोन। साइनोडोन डेक्टिलोन यानी डूब घास, जिसको हम अपनी लॉन घास भी बोलते हैं, इंग्लिश में लॉन ग्रास भी बोलते हैं। अब लॉन का मतलब होता है गार्डन, जो हमारे घर में जो गार्डन होता है, या आपने पार्क में जब गए हो, उद्यान में जब गए हो, तो घासें देखी है ना, घास सिंपल जो उगाई जाती है वो ये होती है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, इस घास में ना तना जो होता है, ये देखिए, ये तना दिख रहा है, ये वाला मैं अलग से दिखाता हूं इसका तना, ये वाला, ये है तना बेटा, ये नहीं है, ये है तना। ये तना जमीन के ऊपर रेंगते रेंगते यहां तक पहुंचा, फिर इसकी पर्व संधि, कौन? पर्व संधि जो थी, उस पर्व संधि से ऊपर पत्तियां निकल गई, नीचे जड़ें निकल गई, फिर तना रेंगते रेंगते आगे गया, फिर तना रेंगते रेंगते आगे पहुंचा, फिर उस तने में पर्व संधियां होंगी, उस पर्व संधि जहां पर वो पर्व संधि, इस जगह की पर्व संधि से नीचे जड़ें निकल गई, ऊपर आपकी पत्तियां निकल गई, फिर ये तना आगे गया, आगे जाकर इसकी पर्व संधि से नीचे जड़ें निकल गई हैं, ऊपर आपकी पत्तियां निकल गई। तो इस तरीके से तना क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है, रनर है, भाग रहा है, एक से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरीके से क्रॉल कर रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना। ठीक है, तो ये जो तना जो है ये रेंग रहा है, और जगह जगह जहां पर इसकी पर्व संधियां होंगी, उन पर्व संधियों से नीचे निकल जाएंगी क्या? जड़ें, और ऊपर निकलती जाएंगी पत्तियां। तो आप जो घास जो आप ग्रीन कलर की देखते हो ना, ये पत्तियां हैं, तना तो इसका रेंग रहा है। समझ में आया? तो उदाहरण याद रखना किसका? ऊपरी भूस्तारी का। क्या होता है बेटा जी? जो हमारे घर में जो घास लगी होती है, जिसे हम डूब घास बोलते हैं।
ठीक है, सिंपल। ये था ऊपरी भूस्तारी। कौन से तने पड़ रहे हैं? अर्धवायवीय, जो ना ही जमीन के अंदर हैं और ना ही जमीन पर बिल्कुल सीधे खड़े हैं। इनका तना बहुत वीक होता है, वीक होता है, ठीक है, तो इसलिए इनको जमीन पर रेंगना पड़ता है। ठीक है, पहला समझ में आ गया। आइए दूसरा, भूस्तारी। अब भूस्तारी जरा देखो, देखो जरा, भूस्तारी और ऊपरी भूस्तारी में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। देखो, ये एक तना है, मान लो ये जमीन है, ये क्या है? जमीन है, और फिर ये जमीन है। दोनों में अंतर बता रहा हूं बेटा जी, जमीन है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर, ये तना की पर्व संधि थी, नीचे तो जड़ें निकल आई और ऊपर पत्तियां निकल आई, ठीक है। फिर ये तना जो है रेंगते रेंगते आगे बढ़ा, फिर इसकी पर्व संधि से नीचे की तरफ जड़ें, ऊपर की तरफ पत्तियां, ठीक है। फिर रेंगते रेंगते आगे बढ़ा, फिर नीचे की तरफ जड़ें, ऊपर की तरफ पत्तियां, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। यही मैंने आपको बताया था ना, जमीन को टच करते हुए, जमीन, मान लो ये जमीन है, जमीन को टच करते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर देखना, यहां पर ये तना था, ये तना क्या ये टच कर रहा है, या इस तरीके से एक शाखा निकाली इस तने ने, वो शाखा आगे की तरफ बढ़ी, जमीन को टच नहीं करी अभी तक। देखो, जमीन को टच नहीं करी, आगे की तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जहां जमीन को टच किया, उस जगह से नीचे निकल गई शाखा, ऊपर निकल गई क्या? पत्तियां, ठीक है। फिर यहां से ये जो तना जो था, जो यहां तक उस तने की शाखा निकली थी, वो तना फिर से एक और शाखा निकाली, फिर वो शाखा आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जहां टच करेगी नीचे जड़ें, ऊपर फिर से पत्तियां, ठीक है। तो जरा सोचिए, इन दोनों में, भूस्तारी और ऊपरी भूस्तारी में क्या अंतर था? बहुत सिंपल सा अंतर था। क्या बेटा? ऊपरी भूस्तारी में तना लगातार जमीन के संपर्क में है। क्या? ऊपरी भूस्तारी में, लिख देता हूं, तना लगातार जमीन के संपर्क में, ठीक है, याद रखना, लगातार जमीन के संपर्क में होता है। किसमें? ऊपरी भूस्तारी। लेकिन यहां पर लगातार जमीन के ऊपर नहीं रेंग रहा, एक ब्रांच निकल रही, एक शाखा निकल रही है, तने का ही एक भाग आगे बढ़ गया। ये तने का एक भाग जो है, यही जो तना जो था, यही तना वृद्धि करके आगे बढ़ा। जहां टच किया, नीचे क्या निकाल दी बेटा जी? आपकी जड़ें, और ऊपर क्या निकाल दी है? पर्ण निकाल दी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये किस में होता है? ध्यान से सुनना बेटा जी, इसका उदाहरण याद रखना है आपने। किसका? हमारा भूस्तारी का उदाहरण आपने याद रखना है। आप सभी ने खाई हुई है। क्या आपने स्ट्रॉबेरी खाई है? आप बोलेंगे हाँ सर, स्ट्रॉबेरी खाई है हम सभी ने। तो स्ट्रॉबेरी जो होती है उसमें इस प्रकार का तना मिलता है, ठीक है। आपने चमेली नाम सुना है, जिसे हम जैस्मिन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन, ये इसको कई बार जास्मिन भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो जैस्मिन या जास्मिन एक ही चीज है, और स्ट्रॉबेरी, ये दो उदाहरण याद रखना। किसके हैं बेटा जी? भूस्तारी के। ऊपरी भूस्तारी और भूस्तारी में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलें आगे। अब तीसरा, भूस्तारी का अंतर जरूर याद रखना, क्योंकि कई बच्चे भूल जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतर क्या था दोनों में, ठीक है। अभी देखिए, ऊपरी भूस्तारी क्या था? जो लगातार जमीन के संपर्क में था। फिर से बता देता हूं, ऊपरी भूस्तारी जो लगातार जमीन के बाहर संपर्क में था, रेंग रहा था। जहां पर्व संधियां थी, नीचे जड़ें, ऊपर पत्तियां थी। भूस्तारी में क्या था? लगातार संपर्क में नहीं था, एक तना जो था इस तरीके से, मतलब इस तरीके से
वृद्धि करते हुए जहां टच किया ग्राउंड को वहां नीचे जड़ें निकाल दी और ऊपर पत्तियां निकाल दी, फिर वापस ऐसे जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है भूस्तारिका। बेटा भूस्तारिका इज इक्वल टू ऊपरी भूस्तारी। क्या आपने बोला? क्या? फिर से सुनना, क्या बोला मैंने? भूस्तारिका बिल्कुल पहले के जैसा है, ऊपरी भूस्तारी के जैसा, यानी लगातार क्या करेगा? संपर्क में रहेगा, ऐसे नहीं जाएगा, लगातार संपर्क में रहेगा। लेकिन एक अंतर है। क्या? ऊपरी भूस्तारी का तना किसके संपर्क में था? सोचो, किसके संपर्क में था? आप बोलेंगे सर जमीन के संपर्क में था। यहां पर भूस्तारी का तना किसके संपर्क में होगा? देखकर बताएं, क्या दिख रहा है आपको? पानी के। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो यहां पर तना लगातार जल के संपर्क में है, यानी कुल मिलाकर ऊपरी भूस्तारी पहला वाला और तीसरा वाला भूस्तारिका, दोनों में क्या अंतर था? वो जमीन के ऊपर रेंगते रेंगते वृद्धि कर रहा था, ये पानी के ऊपर तैरते तैरते वृद्धि कर रहा है। पानी के ऊपर तैरते तैरते वो जमीन के ऊपर रेंगते रेंगते, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, उदाहरण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इकार्निया, याद रखना, क्या बोलते हैं? इकार्निया, जिसको बेटा हम ना जलकुंभी भी बोलते हैं। 12वीं कक्षा में जब आप आएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे, ये जो जलकुंभी जो होती है, ये जो इकॉर्निया, इसका पूरा नाम होता है इकॉर्निया क्रेसिपस। इसे हम बोलते हैं बंगाल का आतंक। क्या बोलते हैं? लिख देता हूं यहां पर, बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, इसको वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलकुंभी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर बंगाल का आतंक क्यों बोला गया? क्योंकि इसके पुष्प जो होते हैं ना, इसके पुष्प इस पेड़ के बहुत ही लुभावने होते हैं, तो इनको ना विदेश से लाया गया। बंगाल में जब लाया गया तो वहां पर इनको उगाया गया, इनकी खेती की गई पानी में, क्योंकि ये पानी में उगते हैं। तो ये ना बड़े बेकार किस्म के पादप थे। इन्होंने क्या किया? एकदम तेजी से वृद्धि कर डाली। पानी जो थे, तालाब जो थे, जितने भी थे, सब में बहुत तेजी से वृद्धि कर डाली, बहुत तेजी से। अब तेजी से वृद्धि करते जा रहे। जरा सोचिए, एक पादप है, ये एक जीव है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, पानी में से ऑक्सीजन लेते जा रहे। क्या ये पानी में से ऑक्सीजन लेते जा रहे, खींचते जा रहे और अपनी संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जरा सोचिए, पानी में क्या कम हो गई? ऑक्सीजन अगर पानी में कम हो गई तो पानी के अंदर जो और जीव है वो मर गए। इसीलिए इनको क्या बोला गया? बंगाल का आतंक बोला जाता है। याद रखना, भूलना मत। ठीक है, एक और उदाहरण याद रख लेना, पिस्टिया। तो पिस्टिया और इकार्निया दोनों ही जल में उगते हैं और इनके जो तने जो होते हैं ये जल के संपर्क में आगे की तरफ वृद्धि करते हैं। ऐसा तना क्या कहलाता है? भूस्तारिका, ऑफसेट। ठीक है, आखिरी बेटा जी अंत्य भूस्तारी। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। पहला वाला क्या था? ऊपरी भूस्तारी। चौथा वाला क्या है? अंत्य भूस्तारी। एक जमीन के ऊपर रेंगते रेंगते वृद्धि कर रहा था, जमीन के ऊपर संपर्क में था लगातार, उसको बोला हमने ऊपरी भूस्तारी, यानी जमीन के ऊपर है। अब जरा सोचिए, नाम क्या है? अंत्य भूस्तारी, जो जमीन के अंदर होगा। आप बोलेंगे सर जब अंदर होगा तो इसे हम भूमिगत क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बोलेंगे ना कि सर जब अंदर होगा तो हम इसको भूमिगत क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखो सर, ये इस तरीके से होते हैं। देखिए, ये तना जो होता है, ये वाला तना दिख रहा है बाहर, इस तने की नीचे से ना शाखा, नीचे से ये तने का एक छोटा सा भाग वृद्धि कर रहा है, रेंग रहा है, जमीन के बिल्कुल नीचे भी नहीं गया, जमीन के बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा नीचे गया और इस तरीके से अनुप्रस्थ वृद्धि करते करते बाहर आ गया। फिर यहां से वापस से निकलेगा,
फिर वृद्धि करते करते बाहर आ जाएगा, जहां से बाहर आएगा ऊपर बनाएगा पत्तियां, नीचे बनाएगा जड़ें, फिर रेंगते रेंगते बाहर आके बना दी पत्तियां, नीचे बना दी जड़ें। तो जरा सोचिए, क्या जमीन के बिल्कुल ऊपर है, संपर्क में ऊपर है? नहीं, अंदर है, लेकिन जमीन के संपर्क में ही तो भाई ये जमीन है, इस जमीन के ऊपर संपर्क में वृद्धि कर रहा है, रेंग रहा है। इस जमीन के नीचे, इस जमीन के बिल्कुल टच में, जमीन के बिल्कुल ग्राउंड के बिल्कुल टच में नीचे वृद्धि कर रहा है तो क्या रेंग ही तो रहे हैं, नीचे की तरफ तो वृद्धि नहीं कर रहे ना। भूमिगत क्या थे, जो नीचे की तरफ वृद्धि करेंगे। अर्धवायवीय जो जमीन के संपर्क में होते हुए अनुप्रस्थ वृद्धि करेंगे। देखो अनुप्रस्थ ही तो कर रहा है, ऐसे तो नहीं जा रहा ना, समझ में आया? तो अंत्य भूस्तारी और ऊपरी भूस्तारी में अंतर समझ में आ गया। इनमें तना जो होता है जमीन के बाहर नहीं, जमीन के बस थोड़ा सा नीचे अनुप्रस्थ तरीके से वृद्धि करता है, और जहां जहां क्या आती है, पर्व संधियां आती हैं, वहां ऊपर की तरफ क्या निकल आती हैं, पत्तियां आ जाती है, और नीचे जड़ें आ जाती हैं। बस ये था क्या बेटा जी, अंत्य भूस्तारी। और इसका उदाहरण आपने याद रखना है पुदीना और क्राइसमिंट बोलते हैं, क्राइसेंथेमम। याद रखना, ये दो उदाहरण आपने याद रखने हैं, क्राइसेंथेमम और पुदीना। ये आपके दो उदाहरण हैं किसके बेटा जी, याद रखना, अंत्य भूस्तारी के। बताएं, ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई है। ये था हमारा अर्धवायवीय तना। अब फटाफट जल्दी से खत्म करते हैं बेटा जी हमारा वायवीय तना। वायवीय तने में 3 संरचनाएं मेरे को आपको बतानी है, जल्दी से देखिएगा। सबसे पहली प्रतान, टेंड्रिल। आपने क्या बोलूं, अंगूर, घिया और खीरा, तरबूज, मैं बोल देता हूं क्या क्या, अंगूर, घिया, खीरा, तरबूज, आपने सब खाए हुए हैं, बिल्कुल खाया हुआ है आपने तरबूज भी खाया है, खीरा भी खाया है, घिया भी खाया है, अंगूर भी खाए हैं, आपने सबने खाए हैं। लेकिन आपने इनके क्या पेड़ देखे हैं कभी? देखे होंगे। अब इनका जो तना जो होता है ना, वीक होता है। कैसा होता है? इनका भी वीक होता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये तो वायवीय है, सर वायवीय की बात कर रहे हैं। रुको रुको रुको, ऐसे वायवीय तने जिनका तना, ऐसे वायवीय तने जिनका तना थोड़ा सा वीक होता है, उसको सहारे की जरूरत होती है। अगर सहारा मिल गया ना तो वो वृद्धि कर लेता है। क्या बोला मैंने? रेंगेगा नहीं, जमीन के ऊपर नहीं रेंग रहा, जमीन के नीचे भी नहीं जा रहा, कर रहा है ऊपर की तरफ वृद्धि कर रहा है, लेकिन किसी का सहारा लेकर कर रहा है। अब जरा सोचिए, किसका सहारा लेकर कर रहा है? प्रतान का। तो प्रतान का कार्य क्या हुआ, जरा सोचिए, पौधों को आरोहण दे रहे हैं, पौधों को आरोहण। आरोहण का मतलब होता है, आरोही का मतलब होता है ऊपर चढ़ाना, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी आशिकी 2, देखिए आशिकी 2 बहुत फेमस हुई थी, अरिजीत सिंह वाली गाना जो बहुत फेमस हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि तुम ही हो। मैं भी बहुत गाने सुनता हूं, ध्यान से सुनना। तो वो आशिकी 2 मूवी में जो हीरोइन थी उसका नाम क्या था? आरोही, है ना। श्रद्धा कपूर का नाम क्या था? आरोही। अब जरा सोचिए, कोई माता पिता अपने बच्ची का नाम आरोही रखेंगे तो आरोही का मीनिंग क्या होना चाहिए? जो जीवन में ऊपर जाएगी, कुछ काम करके दिखाएगी, या नीचे जाएगी, कुछ बड़ा काम करेगी, इसलिए नाम क्या है? आरोही। अवरोही का मतलब होता है नीचे, आरोही का मतलब होता है ऊपर। अब आरोहण का मतलब होएगा ऊपर की तरफ ले जाना, यानी पौधों को ऊपर की तरफ ले जाने में, यानी सहारा देने में कौन सहायता कर रहे हैं? प्रतान। अब आप बोलेंगे कैसे होते हैं? देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं, ये देखिए इस तरीके से, देखिए पक्का देखिए आप सभी ने, इनको बोलते हैं टेंड्रिल या प्रतान, जो संपर्क में आती है, कुंडलित हो जाती है चारों तरफ और सहारा दे देती है, जिससे तना फिर वृद्धि कर लेता है। सिंपल सा था, उदाहरण आपने ये याद रखने हैं। बताएं, सिंपल। चले आगे, वायवीय तने में पहला रूपांतरण। दूसरा बेटा, दूसरा है शूल, थॉर्न, जिनको हम कंटक बोलते हैं। कंटक यानी सिंपल कांटे। अब आप बोलेंगे सर कांटे क्यों पैदा हो गए?
क्या कार्य है इनका? तो सीधी सी बात है, जरा सोचिए, जानवरों से बचने के लिए, भाई आप खुद सोचिए, एक शिकारी होता है, एक शिकार होता है। पौधों का शिकारी कौन होता है? सोचिए, पौधे जो होते हैं उनका शिकारी कौन होता है? आप पौधों के शिकारी हो? आप बंदूक लेकर जाते हो पौधों को मारने के लिए? नहीं ना। शिकारी कौन होता है? जो उसको नष्ट करे, खत्म करे, मार दे, वही शिकारी कहलाता है ना। शिकार को अगर मार दे तो वो कौन कहलाएगा? शिकारी। अब मैंने बोला पौधे जो हैं इनका हो रहा है शिकार, पौधों का क्या हो रहा है? शिकार हो रहा है। अब शिकार कौन करेगा? शिकारी करेगा। शिकारी यानी जो उसको खा जाएगा, मार देगा। अब जरा सोचिए, आपके गाय, भैंस, बकरी, ये शाकाहारी जो होते हैं, कौन बेटा? शाकाहारी जंतु जो होते हैं, शाकाहारी एनिमल्स जो होते हैं, क्या ये इनको खा जाते? नहीं खा जाते, पेड़ पौधों को खाते ना। तो क्या शाकाहारी जो जानवर होते हैं, क्या पौधों के शिकारी होते हैं या नहीं होते हैं? सोचो, सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सी, होते हैं ना। तो जरा सोचिए, हर शिकार अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, बिल्कुल करता है। पौधे कैसे बचा रहे हैं अपने आप को? कुछ पौधों ने अपने आप को बचाने के लिए इनका निर्माण कर लिया। किसका? इस तरीके से कांटों का। किसका? कंटकों का, कांटों का निर्माण कर लिया। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या आपने नींबू का पेड़ देखा है? क्या आपने गुलाब का पेड़ देखा है? सिंपल दो उदाहरण है, वैसे तो आप कई सारे जानते हो। बेर भी होता है, यूं तो जिजीफस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटा जी, नींबू या ब्रैकेट में लिख देता हूं सिट्रस। सिट्रस जानते हैं? सिट्रस मतलब वो जो खट्टे फल वाले पेड़ पौधे होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिट्रस प्लांट, सिट्रस पादप। जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, ठीक है। इनमें क्या मिलते हैं बेटा जी? शूल मिलते हैं, कंटक मिलते हैं, जो बचाते हैं किसको? इन पादपों को। किससे? अपने शिकारियों से। और शिकारी कौन है? जानवर हैं। कौन से? शाकाहारी। बताएं, ये सिंपल सी बात है। तो एक तरीके से रूपांतरण नहीं दिख रहा आपको? सोचिए, ये तना रूपांतरित हुआ है। किसका रूपांतरण हुआ है? तने का। तने ने कांटे बना दिए अपने आप को बचाने के लिए। खत्म, इतनी सी बात है, सिंपल सा था। आखिरी बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्णाभ स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं फाइलोक्लेट, ठीक है। अब आप मुझे बताएं बेटा जी, एक पेड़ है जो उग रहा था मरुभूमि में। अब आप बोलेंगे सर मरुभूमि का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। समझना, मरुभूमि का मतलब रेगिस्तान, जहां जल की कमी है। किसकी कमी है बेटा? जल की कमी है। सीधी सी बात बोली मैंने बोला मरुभूमि, एक ऐसी भूमि जो मरुस्थल है। यही तो मीनिंग हुआ ना, एक ऐसी भूमि जो मरुस्थल है, यानी रेगिस्तानी है, यानी जहां पर पानी कम है। मीनिंग सारा समझ में आ गया। अब जरा सोचिए, एक पादप के पास अगर पानी की कमी होती है, मान लेते एक भरपूर पानी मिल रहा है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक पादप है, उसके जड़ों के आसपास बहुत पानी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पर्ण होती है? हाँ बोलेंगे, हाँ सर पर्ण होती है। क्या ये पर्ण वाष्पोत्सर्जन करती है? वाष्पोत्सर्जन आप बोलेंगे, हाँ सर वाष्पोत्सर्जन करती है, यानी जो भी पानी आता है उसको वाष्प के रूप में निकाल देती है। निकालती है, वाष्प के रूप में निकल जाता है ना पानी। क्यों निकलता है ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना आपको पता है कि जो पानी नीचे से तने में ऊपर की तरफ आ रहा है, उसमें से 99% पानी बाहर निकाल दिया जाता है। गौर से सुन लेना, बाद के चैप्टर्स में आएगा क्या, कि मान लो अगर यहां से जल आया ऊपर की तरफ, तो मान लो कितने अणु आए? जल के 100 अणु आए। मान लो एग्जाम्पल, मान लो 100 अणु आए हैं ऊपर तक। 100 में से 99 अणु जो है ना, 99 निकाल दिए जाएंगे बाहर वाष्प के रूप में। आप बोलेंगे सर ये तो नुकसान हुआ। हाँ, मैं बोलूंगा हाँ नुकसान हुआ, लेकिन इस नुकसान का एक फायदा भी है। आप बोलेंगे क्या? कि जरा सोचिए, जब 100 आए तो यहां पर दाब लगा पॉजिटिव, दाब लगा पॉजिटिव, यानी जरा सोचिए यहां पर मान लो कुछ भी नहीं था, पानी नहीं था। जब 100 अणु आए
तो बहुत सारा पानी आ गया, 100 अणु आए जल के, यानी दाब यहां पर पॉजिटिव हो गया। अब 100 में से अगर 99 निकल जाएंगे तो वापस से नेगेटिव हो जाएगा, फिर से दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर वो जो दाब जो कम हो जाएगा वो वापस से खींचेगा जल को, फिर आएंगे, फिर निकल जाएंगे, फिर दाब लगेगा, फिर खींचा जाएगा, फिर निकल जाएगा, फिर खींचा जाएगा। तो जरा सोचिए, वाष्पोत्सर्जन के कारण जल जो होता है ऊपर की ओर आता है। अगर नहीं समझ में आया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल बताया सिर्फ समझाने के लिए। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना पादपों में परिवहन, वहां पर आएगा। अभी सिर्फ मुझे इतनी सी बात बताएं, क्या इस पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकल रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर निकल रहा है ना। अब जरा सोचिए, एक पेड़ एक ऐसी जगह उग रहा था, मरुभूमि में उग रहा था, जहां पर ऑलरेडी जल की कमी है। किसकी कमी है बेटा? जरा सोचिए, जल की कमी है, पानी बहुत कम है। अब जरा सोचिए, इस परिस्थिति में जहां पानी की है कमी, क्या इस परिस्थिति में जो पानी अंदर जाएगा उसको निकाल देना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? बस सिंपल सा आंसर बताएं। थोड़ा बहुत पानी है, वो बेचारा थोड़ा बहुत पानी अंदर आया, जब अंदर आ गया तो आप चाहते हैं कि वो पेड़ निकाल दे उसको? नहीं ना। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? वाष्पोत्सर्जन को खत्म करना पड़ेगा ना। अब कैसे किया भैया? हमने इन पत्तियों को बदल दिया, किसमें? कांटों में। ये पत्तियां किसमें बदल गई है? कांटों में बदल गई है। ठीक है, पत्तियां किसमें बदल गई? कांटों में बदल गई है। तो कुल मिला के इतनी सी बात समझ में आई क्या? वे पेड़ पौधे जो मरुभूमि में रहते हैं, मरुस्थल में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, जल की जहां कमी है, उनमें वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियों को खत्म कर दिया। कैसे? पत्तियों को बदल दिया। ये जो पत्ती है, इस पत्ती को, इन पत्तियों को बदल दिया कांटों में। अब ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि पत्तियां बदल गई कांटों में, कांटे वाष्पोत्सर्जन नहीं करते। आप बोलेंगे सर ये तो फायदा हो गया, लेकिन अब आप पूछेंगे सर चलो ठीक है ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन पत्तियों का कार्य कौन करेगा? एक पेड़ में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य तो पत्तियों का होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण। किसका मेन कार्य होता है? पत्तियों का। क्या? प्रकाश संश्लेषण। भाई तना तो भूरा होता है, तना थोड़ी ना कर रहा है। तना तो प्रारंभिक, जब प्रारंभ में पैदा हुआ था तब हरा था, बाद में तो भूरा काष्ठल हो गया था ना, है ना। तो अब तो पर्ण तो खत्म हो गई, पर्ण तो कांटों में बदल गई। अब पर्ण का कार्य, पत्ती का कार्य, लीफ का कार्य कौन करेगा? प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? भोजन कौन बनाएगा? देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तने हैं, ये जिन पे छोटे 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 कांटे दिख रहे हैं, ये कांटे क्या थी? ये पत्तियां थी जो बदल चुकी है कांटों में। तना कैसा हो गया? हरा हो गया। यानी ऐसे पेड़ पौधे जिनका स्तंभ, जिनका तना क्या करने लग जाए? बदल जाए किसमें? पर्ण का कार्य करने लग जाए। किसका कार्य करने लग जाए? पर्ण का कार्य करने लग जाए। पर्ण यानी पत्ती का कार्य करना लग जाए। अब जरा सोचिए, अगर पत्ती का कार्य करना है, लीफ का कार्य करना है, तो लीफ है हरी, तो इस तने को हरा होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा। तो याद रखना, ऐसे तने जो लीफ में मॉडिफाइड हो जाए, लीफ के जैसे मॉडिफाइड हो जाएं, पर्ण के जैसे रूपांतरित हो जाएं, पत्तियों के जैसे रूपांतरित हो जाएं, प्रकाश संश्लेषण करने लग जाएं, क्योंकि उनकी पत्तियां बदल चुकी हैं कांटों में, तो याद रखना ऐसे स्तंभ को बोला जाता है पर्णाभ स्तंभ। नाम में देखो, पर्णाभ यानी पर्ण के समान स्तंभ आया समझ में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फाइलोक्लेड। अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा, सर क्या ये तना वाष्पोत्सर्जन नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर ये भी करने लग जाता फिर फायदा क्या होता? सोचो, अगर ये भी करने लग जाता फिर फायदा क्या होता, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप पूछेंगे सर इसका उदाहरण, बेटा ये जानते हैं ये कौन है? ये कैक्टस, नागफनी, ओपनशिया, नाम सुने आपने? उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। पहला उदाहरण ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, नागफनी, जिसको हम ओपनशिया बोलते हैं।
और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये नागफनी का ही है, ओपनशिया का ही है। ठीक है, दूसरा उदाहरण कैक्टस, जो आप अपने घरों में देखते होंगे, गार्डन में कई बार लोग लगाते हैं। और तीसरा होता है बेटा यूफोर्बिया। ये तीन उदाहरण याद रखना। ये मरुस्थलीय पादप होते हैं जिनमें पर्ण कांटों में बदल जाती है और तना पर्ण का कार्य करने लग जाता है। खत्म, खलास, इतनी सी बात। ये हुआ है हमारा पूरा का पूरा तना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपने तने के रूपांतरण सारे याद रखने हैं। अब आज जो हमने पढ़ा है एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूं बेटा जी। आज हमने बात करी किसकी? तने के रूपांतरण की। तने थे हमारे तीन प्रकार के, कौन कौन से? वायवीय, अर्धवायवीय और हमारे भूमिगत। सबसे पहले हमने पढ़े भूमिगत। भूमिगत में हमने चार प्रकार पढ़े, प्रकंद, कंद, शलकंद, घनकंद। इन चारों के उदाहरण हमने पढ़े। फिर हमने पढ़े अर्धवायवीय, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारी का और अंत्य भूस्तारी। ये चार हमने पढ़े अर्धवायवीय। फिर हमने पढ़ा वायवीय, जिसके तीन प्रकार हमने देखे, तीन रूपांतरण देखे। क्या? प्रतान देखा और हमने शूल देखा और पर्णाभ स्तंभ देखा। ये नाम याद रखने, अंग्रेजी में अगर याद रख सके तो रख लेना, लेकिन उदाहरण 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 जरूर याद रखना। ठीक है, अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। उपरोक्त में से कौन प्रकंद का उदाहरण है? इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है? अदरक, हल्दी दोनों ए और बी, कोई नहीं। प्रकंद का उदाहरण, प्रकंद राइजोम का उदाहरण। चल, दूसरा प्रश्न बेटा, आलू कौन सा भूमिगत तना है? प्रकंद है, कंद है, घनकंद है, शलकंद है? चलिए, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। यहां पर इनमें से कौन प्रकंद है? प्रकंद का उदाहरण है। देखिए, अदरक भी प्रकंद थी और हल्दी भी प्रकंद थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। ऐसा तना जो जमीन के नीचे वृद्धि कर रहा है और शाखित भी हो रहा था। दूसरा, आलू कौन सा भूमिगत तना है? सीधी सी बात है, आलू कंद था, ट्यूबर था, भूलना नहीं है। खत्म। अब जिन्होंने सीरियसली सुना उनके दोनों आंसर्स करेक्ट रहे होंगे। ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पत्ती के बारे में, लीफ के बारे में। हमने मूल देख ली, हमने तना देख लिया, अब बात करेंगे किसकी? पर्ण की, यानी लीफ की। मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट